Hi guys, welcome to my channel Wise Schooling. So today we are going to discuss about the history of English literature, but in this lecture we're going to talk about the second phase of English literature, that is the Anglo-Norman or the Middle English period, that is started from 1100 to 1500. तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम मिडिल इंग्लिश पीरियड जो है उसको हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी कहते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके जो सेलिएंट फीचर्स हैं, उसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन सी हैं, और इस एज में, इस पीरियड में क्या क्या होता है, कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्लेज हैं, उसके बाद कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट पोइट्री है, और क्या क्या इसके अंदर ख़ास होता है दूसरे पीरियड्स की निस्बत। वो सारी की सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू प्रेस द बेल आइकन एंड टू सब्सक्राइब माय चैनल इन ऑर्डर टू गेट माय लेटेस्ट एंड न्यू वीडियो दैट विल बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ दोस स्टूडेंट्स हु वांट टू गेट गुड ग्रेड इन द एग्जाम, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलोज़ के साथ उसको शेयर करें, ठीक है, ताकि आपके जो फेलोज़ हैं वो भी, अगर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है किसी भी थ्योरी के हवाले से या इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से, तो उससे वो भी मुस्तफ़ीद हो सकें, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर का जो सेकंड फेज़ है, जिसको हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड कहते हैं या मिडिल इंग्लिश पीरियड कहते हैं, वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द नॉर्मन डिफीटेड द एंग्लो सैक्सन किंग इन 1066 एंड कंकर्ड इंग्लैंड। के नॉर्मन कौन थे? वो फ्रांस से आए थे। किससे, कहाँ से आए थे? फ्रांस से, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि जो एंग्लो सैक्सन थे, एंग्लो सैक्सन हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है, वो वीडियो में पहले पड़ी हुई है, वहाँ उसको भी आप गो थ्रू करें। उसके बाद हम देखते हैं कि जो एंग्लो सैक्सन थे, जो पहले ब्रिटेन में रह रहे थे, उनको ये क्या करते हैं, उनको ये शिकस्त देते हैं, उनको ये डिफीट करते हैं, और जो इंग्लैंड होता है उसको ये कन्कर करते हैं, उसको ये क्या कर लेते हैं, उसके ये फाते हो जाते हैं, उसको फतह कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इनागुरेटेड अ न्यू इपॉक इन द लिटरेरी एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। अब के जब ये नॉर्मन्स जो है, ये एंग्लो सैक्सन को जब ये कॉन्कर करते हैं, ठीक है, तो जो इंग्लैंड की जो हिस्ट्री होती है उसमें एक नई चीज़ का जो है उसकी इनागुरेशन होती है, ठीक है। वो लिटरेरी लिहाज से आप कह सकते हैं, पॉलिटिकल लिहाज से एक नई दौर का जो है वो आगाज़ होता है, ठीक है। द एंग्लो सैक्सन ऑथर्स वर डिस्प्लेस्ड एंड द फॉरेन टाइप ऑफ लिटरेचर वर इंट्रोड्यूस, ठीक है, कि जो एंग्लो सैक्सन थे, जो पहले रह रहे थे, उनके जो आथर्स थे उनको वो डिस्प्लेस कर देते हैं, उनकी जगह पे जो एंग्लो नॉर्मन के जो आथर्स हैं वो ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप किसी भी जगह को जब आप फतह करते हैं, जब आप उसको कंकर करते हैं, तो उनके लोगों की जगह पे फिर आप अपने जो लोग हैं उनको आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, उनको लेके आते हैं। तो इसी तरह जब एंग्लो नॉर्मन्स ने एंग्लो सैक्सन को जब उन्होंने डिफीट किया, तो उनके जो आथर थे उनको उन्होंने डिस्प्लेस करके जो अपने आथर थे उनको क्या किया, उनको वो ये लोग ले आए, ठीक है। और जो फॉरेन टाइप ऑफ लिटरेचर उसको इन लोगों ने क्या किया, उसको इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया, उसको इन लोगों ने मुतारफ़ कराया, ठीक है। क्योंकि जो एंग्लो सैक्सन जो थे वो तकरीबन इंग्लिश लैंग्वेज बोला करते थे, लेकिन ये जो एंग्लो नॉर्मन थे वो तकरीबन फ्रेंच बोला, क्योंकि ये फ्रांस से आए थे, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया कि अपना जो लिटरेचर था उसको इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। द एंग्लो सैक्सन लॉस्ट देयर हॉस्टिलिटी टू द न्यू कमर्स एंड बिकेम पार्ट एंड पार्सल ऑफ वन नेशन, ठीक है। कि एंग्लो सैक्सन जो थे, अपनी जो हॉस्टिलिटी थी उसको इन लोगों ने क्या किया, उसको इन लोगों ने खो दिया, उसको इन लोगों ने गुम कर दिया। तो और अब अपने आप को क्या किया कि इन्होंने जो एक नेशन थी उसके जो पार्ट और पार्सल थे वो बन गए थे, ठीक है। मतलब कि न्यू कमर्स को सबसे पहले तो इन्होंने अपनी जो हॉस्टिलिटी थी उसको इन लोगों ने खो दिया, और नई जो उनकी जो एंग्लो नॉर्मन थे वो अपनी अपनी जो नई चीज़ें थी वो मुतारफ़ करने लगे थे, उनकी जो जितनी भी चीज़ें थी उनको इन लोगों ने क्या कर दिया, चेंज कर दिए, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं कि द नॉर्मन्स ब्रॉट विद देम सोल्जर्स, आर्टिसंस एंड ट्रेडर्स। के नॉर्मन्स जो जब आते हैं, जब वो फतह करते हैं एंग्लो सैक्सन को, ब्रिटेन को, तो अपने साथ क्या क्या लेके आते हैं, सोल्जर्स भी लेके आते हैं, सिपाही भी लेके आते हैं। उसके बाद फिर आर्टिसंस, ट्रेडर्स, ठीक है, उनके जो फनकार होते हैं, उनके जो आप ये कह सकते हैं कि कलाकार जो होते हैं, आप ये उनके कह सकते हैं जो तजारत करने वाले होते हैं, ये सारे के सारे जो लोग हैं वो अपने साथ लेके आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज वाज थ्रोन इन द बैकग्राउंड एंड लैटिन एंड फ्रेंच लैंग्वेज वर यूज्ड। कि वो लोग क्या करते हैं कि जब नॉर्मन्स आते हैं तो जो एंग्लो सैक्सन के जो लोग थे वो इंग्लिश लैंग्वेज बोला करते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, उसको बैकग्राउंड को पीछे छोड़ देते हैं, ठीक है, उसको बोलना
बंद कर देते हैं और क्या करते हैं कि जो लैटिन और फ्रेंच लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल करना ये शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं द कॉन्क्वेस्ट ऑफ एंग्लो नॉर्मन लेड टू द इन्विगोरेशन ऑफ मोनास्ट्रीज। ठीक है, कि एंग्लो नॉर्मन क्या करते हैं कि जो मोनास्ट्री की इन्विगोरेशन होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको लीड करते हैं। ठीक है, और क्लर्जी एंड चर्च वर पावरफुल इन दिस पीरियड। अब इस पीरियड में आके जो क्लर्जी होते हैं, जो चर्च वाले होते हैं, ठीक है, जो बिशप्स होते हैं या इनके अब ये प्रीस्ट जो होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं दूसरे लोगों की निस्बत। ठीक है, सारी की सारी पावर इनके पास आ जाती है। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो कहते हैं इट वाज अ पीरियड ऑफ थियोसेंट्रिसिज्म रिलेटेड टू गॉड, चर्च एंड क्राइस्ट। ठीक है, कि इसको जो थियोसेंट्रिसिज्म होता है मतलब कि सारे का सारा जो उनकी सोसाइटी होती है उसका जो उसकी जो कोर होती है, उसका जो सेंटर होता है, उसका जो महवर होता है वो गॉड होता है, चर्च होता है, या आप क्या कहते हैं क्रिस्ट होता है या क्राइस्ट जिसको आप कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे का सारा उनका क्या हो जाता है, ये उनका जो है सेंटर बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पीपल वर कन्फाइंड टू रिलीजन एंड रिलीजियस नॉलेज, कि लोगों को वो क्या करते हैं कि उनको कन्फाइन कर देते हैं, उनकी जो हदबंदी है वो कर देते हैं, उनको बाउंड कर देते हैं किस हद तक, रिलीजन के साथ और रिलीजियस नॉलेज के साथ। ठीक है, कि यहाँ तो आप रिलीजन की बात करेंगे या रिलीजियस रिलेटेड जो बातें हैं वो आप करेंगे। ठीक है, तो इसको वो क्या करते हैं, इसको कन्फाइन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं वर्ल्डली और सेकुलर नॉलेज वाज नॉट एक्वायर्ड, कि उस दौर में जो दुनिया का जो नॉलेज था वो, और उसके बाद जो सेकुलर नॉलेज था उसको वो हासिल करने की ज़रा भी उस चीज़ की इजाज़त नहीं होती। ठीक है, मतलब वर्ल्ड जो सेकुलर नॉलेज वाज नॉट एक्वायर्ड। उसके बाद हम देखते हैं रोमांस वाज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर, कि जो रोमांस होता है वो लिटरेचर का मोस्ट पॉपुलर फॉर्म, मतलब मोस्ट फेमस जो उसकी जो फॉर्म होती है, जो उसकी शक्ल होती है, जो फीचर होता है वो बन जाता है जो रोमांस। रोमांस किसको कहते हैं कि आप जिसमें आप सिर्फ नेचर की जो है वो आप उसको एडमायर करते हैं, बाकी चीज़ों को आप जो है स्किप कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ दीज रोमांसेस वर बॉर्ड फ्रॉम लैटिन एंड फ्रेंच सोर्सेज, कि वो जो उनकी जो ज़्यादातर जो रोमांसेस हैं, ठीक है, ज़्यादातर वो जो चीज़ें हायर करते हैं, बारो करते हैं, वो किससे करते हैं, लैटिन से और फ्रेंच सोर्सेज से। ठीक है, मतलब कि उनसे वो देखते हैं कि लैटिन में वो कैसे लिखा करते थे, या फ्रेंच जो थे सोर्सेज थे उनसे वो कुछ गाइडेंस लेते थे कि इसको अब किस तरह इसको हम जो है अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ये कह सकते हैं मिक्सचर की शक्ल में, एक नई शक्ल में, नई लैंग्वेज में वो इसको इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो रोमांसेस थे उनके, वो कहाँ से वो बारो करते हैं, उससे लैटिन से और फ्रेंच सोर्सेज से। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि द स्टोरीज ऑफ किंग आर्थर, द वार ऑफ ट्राय एंड ऑफ अलेक्जेंडर द किंग, कि उनकी जो स्टोरीज होती थी वो किसके रिलेटेड थी, ये तो किंग आर्थर की थी, द वार ऑफ ट्राय थी, ठीक है, और अलेक्जेंडर द ग्रेट की ये जो स्टोरी थी, ये वो जो उसमें रोमांसेस में उनकी जो है वो बताई जाती थी। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि मिरेकल प्लेज थे। मिरेकल प्लेज आल्सो बिकेम वेरी पॉपुलर। ठीक है, कि जो मिरेकल प्लेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाते हैं। दे वर बेस्ड ऑन बिब्लिकल स्टोरीज़, के जो बाइबल की जो स्टोरीज़ होती हैं ये उस पर बेस कर रही होती हैं। ठीक है, कि प्लेज जो वो परफॉर्म करते थे उसमें क्या करते थे कि जो बाइबल थी, ठीक है, उसको उनकी जो स्टोरीज थी उसको ये लोग क्या करते परफॉर्म करते थे। अब बहुत ही क्रिएशन ऑफ मैन, जिसमें कि इंसान की जो क्रिएशन है, इंसान की जो तख्लीक है वो कैसे हुई है, हिज फॉल, उसका जो फॉल था, ठीक है, वह कैसे वो ज़मीन में आया, ज़मीन की तरफ आया, मतलब जन्नत से ज़मीन की तरफ आया। ठीक है, वो और बैनिशमेंट फ्राम ईडन, द लाइफ ऑफ क्राइस्ट एंड द डे ऑफ जजमेंट। ठीक है, जिसमें वो बैनिशमेंट फ्राम ईडन सी की जो बैनिशमेंट वो, उसके बाद लाइफ ऑफ क्राइस्ट की जो लाइफ थी वो क्या थी, एंड द डे ऑफ जजमेंट, रोज़े आखिर जिसको आप कहते हैं रोज़े क़यामत जिसको आप कहते हैं, द डे ऑफ जजमेंट, उसके बारे में सारे के सारे जो प्लेयर्स होते थे, मिरेकल प्लेयर्स, वो इससे रिलेटेड हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं मोरालिटी प्लेयर्स, कि जो मोरालिटी प्लेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कहते हैं मोरालिटी प्लेयर्स आल्सो फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द मिडल एज, के जो मोरालिटी प्लेयर्स होते हैं वो कब फ्लरिश करते हैं, कब वो अपने आप को मनवाते हैं, कब वो फेमस होते हैं, पॉपुलर होते हैं, किसमें, मिडल एज में। ठीक है, कहते हैं दीज प्लेयर्स हैव यूनिफॉर्म थीम ऑफ द स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड एवल। ठीक है, वो कहते हैं कि इन प्लेयर्स का जो थीम होता है ना, वो एक स्ट्रगल पे बेस कर रहा होता है, एक जद्दोजहद पे बेस कर रहा होता है। वो जद्दोजहद क्या होती है, वो एक अच्छाई और बुराई के दरमियान जो आपकी स्ट्रगल होती है, जो आपकी ये जो जद्दोजहद, जो आपकी कोशिश होती है, उसका जो थीम था उस पे ये जो मोरालिटी प्लेयर्स थे उस पे ये स्टैंड करते थे। ठीक है, कहते हैं विद द इंटेंट टू टीच राइट लिविंग एंड अपहोल्ड रिलीजन। ठीक है, कि जिसमें वो कहते थे कि इनकी जो एक इंटेंट, एक इनकी ये ख्वाहिश हुआ करती थी कि वो लोगों को किस
सीधे रास्ते पर चलने की जो तरीके हैं वो इनको टीच करें, इनको सिखाएं, और जो अप होल्ड रिलीजन और रिलीजन को जो है वो थामे रखें, रिलीजन को वो पकड़ के रखें, रिलीजन को वो स्किप या गेट रिड ना कर उसको वो छोड़े ना, उसको गिव अप ना करें, बल्कि क्या करें कि अच्छाई और बुराई के दरमियान जो जद्दोजहद है उसको ये कंटिन्यू रखें। उसके बाद जो ज़िंदगी के जो असूल हैं अच्छे राइट लिविंग जो है उसको ऊपर ही अपनी ज़िंदगी गुजारें, और अपने रिलीजन को क्या रखें उसको अप होल्ड रखें। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि the personas were abstract virtues or vices, for example, truth, honor, courtesy, loyalty, and evil abstract characters, for example, pride, lust, greed, etc. It was the start of allegory। कि ये जो इनके जो प्लेज थे वो थोड़े से एलिगोरिकल थे। ठीक है, उसके बाद हम इनके देखते हैं कि जो इनके मेजर जो प्ले जो थे इनके राइटर या पोएट वो कौन से, एक तो विलियम लैंगलैंड था, उसके बाद जॉन गोवर थे, जोफ्रे चार्सर थे। ठीक है, ये सारे के सारे इनके जो प्रोमिनेंट पोएट्स थे ना इस पीरियड के वो ये तीन थे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा मज़ीद जो है इसको थोड़ा सा देखते हैं कि क्या होता है नॉर्मन्स में। ठीक है, तो बेसिकली हम देखते हैं कि जो नॉर्मन्स थे वो आते हैं 1066 में। ठीक है, कि 1016 में वो आते हैं कहाँ पे, एंग्लो सैक्सन मतलब ब्रिटेन में, जहाँ पे वो इनको एंग्लो सैक्सन को डिफीट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट दे वेंट टू फ्रांस वेयर दे लर्नड फ्रेंच लैंग्वेज। पहले ये क्या करते हैं कि पहले ये फ्रांस में जाते हैं जहाँ से ये फ्रेंच लैंग्वेज है वो टीच करते हैं। ठीक है, और अपने आप को क्या करते हैं, सिविलाइज करते हैं। ठीक है, आल्सो सिविलाइज देन दे अटैक्ड ऑन ब्रिटेन। फिर ये क्या करते हैं कि ब्रिटेन पर अटैक करते हैं, मतलब एंग्लो सैक्सन पर। ठीक है, व्हेन दे केम इन ब्रिटेन दे केम विद फ्रेंच लैंग्वेज। कि जब वो इस ब्रिटेन में आते हैं तो किस लैंग्वेज के साथ आते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज के साथ। दे वर रूलर्स, दैट इज़ वाई द फ्रेंच लैंग्वेज बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्रिटेन। कि अब वो क्या करते हैं कि वो एंग्लो सैक्सन को जब वो डिफीट करते हैं तो उनके वो रूलर्स बन जाते हैं, उन पे ये हुकूमत करने लग जाते हैं। ठीक है, तो जब जो लोग हुकूमत करते हैं तो फिर लैंग्वेज जो होती है वो भी उनकी ही इस्तेमाल होती है। तो इसलिए जब ये एंग्लो नॉर्मन जो थे वो एंग्लो सैक्सन के रूलर्स बन गए तो इन लोगों ने अपनी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो किसको बना लिया, फ्रेंच लैंग्वेज को। ठीक है, अब ये हम क्या कहते हैं कि इट बिगैन टू स्पीक इन कोर्ट्स एंड इवन इन पार्लियामेंट। कि ये जो फ्रेंच लैंग्वेज थी अब उनकी जो कोर्ट्स थी या उनकी जो पार्लियामेंट थी वहाँ पे भी अब ये लोग जो थे वो फ्रेंच लैंग्वेज को बोलना शुरू हो गए थे। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि दे गेट टू टीच एंड एजुकेट इंग्लिश लैंग्वेज एट दिस टाइम। अब इस वक्त जब वो पार्लियामेंट में कोर्ट्स में जब वो सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज को बोलबाला है, जब उसको सिर्फ बोल रहे हैं, तो हम देखते हैं कि उन लोगों ने जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको टीच करना और सिखाना और उसकी तालीम देना उसको क्या करते हैं वो छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि अब उसकी जगह जो है वो इसने फ्रेंच ने ले ली है। ठीक है, द रूलिंग क्लास ऑफ इंग्लैंड बिकेम एंग्लो नॉर्मन। अब ये जो इनकी जो रूलिंग क्लास जो होती है, ठीक है, जो ये सारे के सारे फैसले करती है, जो फ्रेंच लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना लेती है, उसके बाद ये जो इंग्लिश है उसको बैकग्राउंड में ले जाते हैं। तो इसमें का मतलब ये है कि अब ये जो उनकी रूलिंग क्लास है, जो रूलिंग क्लास है उसको हम क्या फिर कहेंगे, वो क्या बन जाती है, वो एंग्लो नॉर्मन्स बन जाते हैं। पहले एंग्लो सैक्सन थे जिनको इन्होंने डिफीट किया और ये रूलिंग क्लास बनी, रूलिंग क्लास बन के ये फिर क्या बन गए, एंग्लो नॉर्मन्स। आप ये कहते हैं रूलिंग क्लास ऑफ इंग्लैंड बिकेम एंग्लो नॉर्मन्स। ठीक है, कि जिन लोगों ने यहाँ पे रूल करना शुरू किया एंग्लो सैक्सन की जगह पे, बिकॉज दे कुड स्पीक इंग्लिश, फ्रेंच एंड ऑल्सो कुड स्पीक नॉर्मल लैंग्वेज। ठीक है, अब ये भी आप देखते हैं कि इन लोगों को ये जो रूलिंग क्लास थी इनको इंग्लिश भी बोलना आती थी, फ्रेंच भी बोलना आती थी, और ये जो नॉर्मल लैंग्वेज थी वो भी इनको बोलना आती थी। बट एट द एंड ऑफ 12th century, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, ए राइटर नेम्ड लेमैन रोट अ पोएम ब्रूट इन इंग्लिश लैंग्वेज व्हेन फ्रेंच लैंग्वेज वाज स्पोकन एवरीवेयर। कि जब हर जगह पे एक जो है फ्रेंच लैंग्वेज ही बोली जा रही थी, मतलब कि उनकी कोर्ट्स में भी, उनके पार्लियामेंट में भी, हर जगह पे जो थी, मतलब कि उनकी जो स्कूल थे, उनके जो इंस्टीट्यूशन थे जहाँ पे वो तालीम सिखाया करते थे, वहाँ पे भी जब सिर्फ इंग्लिश उसका फ्रेंच लैंग्वेज का ही बोलबाला था, तो एक काफ़ी अर्से के बाद एक जो है ना एक राइटर उठते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं लेमैन। ठीक है, वो जो लेमैन है, ठीक है, वो एक जो है वो पोएम लिखते हैं जिसका नाम होता है ब्रूट। ठीक है, वो उसको लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, बाय राइटिंग दिस पोएम इंग्लिश लैंग्वेज बिगैन टू राइज अगेन। ठीक है, कि जब वो ये पोएम लिखते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो राइज होता है, ठीक है, वो दोबारा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे वो मादूम हो चुकी थी, जब वैसे उसको बैकग्राउंड में ले आए थे, अब उसको दोबारा ये आगे जो है फर्दर आगे लेके आते हैं। ठीक है, ये जो इनकी जो पोएम है जो ये ब्रूट लिखते हैं, दिस पोएम हैज 16,000
लाइन्स। ठीक है, अब इस पोएम की जो लाइन्स होती हैं वो 16,000 होती हैं, 16,000। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इन दिस पोएम दे डिड नॉट यूज़ द इंग्लिश ऑफ एंग्लो सैक्सन। ठीक है, दिस वाज द इंग्लिश ऑफ मिडल। ठीक है, कि ये जो पोएम थी, जो ब्रूट थी, जो लेमैन ने लिखी थी, ठीक है, हम देखते हैं कि इसकी जो इंग्लिश लिखी गई थी वो इंग्लिश एंग्लो सैक्सन की नहीं थी। जो लोग असल इंग्लिश एंग्लो सैक्सन वाले जो बोला करते थे, इसमें वो वाली इंग्लिश यूज़ नहीं की गई थी, बल्कि इसमें वो वाली इंग्लिश यूज़ की गई जो कि मिडल इंग्लिश की थी। ठीक है, मिडल इंग्लिश पीरियड की जो इंग्लिश थी वो यूज़ की थी। ठीक है, तो कहते हैं दिस वाज द इंग्लिश ऑफ मिडल इंग्लिश, इट हैज़ चेंज ए लॉट। ये जो इंग्लिश थी वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी थी। दे मिक्स फ्रेंच लैंग्वेज इन इट, इवन इन दिस मिडल इंग्लिश लैंग्वेज बाइबल आल्सो ट्रांसलेट। कि ये जो इसमें ब्रूट लिखी, ये जो है एंग्लो सैक्सन की जो इंग्लिश लैंग्वेज थी उसमें नहीं थी, बल्कि इन लोगों ने मिक्स किया था। मतलब इसमें फ्रेंच लैंग्वेज भी थी, लैटिन भी थी, उसके बाद जो नॉर्मन्स की थी वो भी थी। मतलब कि इन लोगों ने मिक्स करके सारी लैंग्वेज को एक नए तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि वो कहता है कि इवन इन दिस मिडल इंग्लिश लैंग्वेज बाइबल आल्सो ट्रांसलेटेड। ठीक है, कि जो ये मिडल इंग्लिश का जो पीरियड था वो तब जो बाइबल थी उसको भी इन लोगों ने क्या किया, उसको ट्रांसलेट किया। ठीक है, तो कहते हैं कि मोस्ट नोटेबल बाइबल एट दैट टाइम वाज द बाइबल ऑफ जॉन वाइक्लिफ। ठीक है, जॉन वाइक्लिफ की जो बाइबल थी वो बहुत ज़्यादा मशहूर थी, जिसको इन्होंने ट्रांसलेट किया था। ठीक है, कहता है इट हेल्प्ड ए लॉट टू स्टैब्लिश इंग्लिश एज ए लिटरेरी लैंग्वेज। के जो इन्होंने बाइबल को जब इन्होंने लोगों ने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, तो कहता है कि ये जो जॉन वैक्लिफ की जो बाइबल थी जो बहुत ज़्यादा नोटेबल थी, तो इसने इंग्लिश लैंग्वेज को दोबारा लिटरेरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में बहुत ही अहम किरदार अदा किया। मतलब कि इंग्लिश को दोबारा इस्टेब्लिश करने में इस बाइबल की ट्रांसलेशन इसने बहुत ही कलीदी किरदार अदा किया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो वाइक्लिफ होता है इंस्पायर लॉर्ड मूवमेंट। ठीक है, कि जॉन वाइक्लिफ जो होता है एक लॉर्ड मूवमेंट होती है, LORRDMOVEMENT, ऐसी मूवमेंट के जो लॉर्ड मूवमेंट थी उसको जो है वाइक्लिफ जो है उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। ठीक है, दिस मूवमेंट वाज अबाउट प्री फॉर्मेशन मूवमेंट। ठीक है, ये जो मूवमेंट थी वो एक प्री फॉर्मेशन मूवमेंट थी, कि जिसका मतलब ये था कि जो रोमन कैथोलिक चर्च थे वो लोगों को अच्छाई और बुराई के बारे में सिखाया करते थे। ठीक है, कि जो वो उसको सिखाते थे उसमें ये था कि अगर वो बुरा भी बता रहे हैं, गलत चीज़ें मतलब रॉन्ग बिलीफ जो थे वो भी अगर बता रहे हैं, तो उन लोगों का ये फ़र्ज़ था, ठीक है, कि वो लोग उसको डिनाई नहीं कर पा सकते थे। ठीक है, कि जो चर्च ने कहना है चाहे वो गलत है चाहे वो दुरुस्त है, तो वो उनको मानना पड़ता था, उसको ये एक्नॉलेज करना पड़ता था उस सोसाइटी को, उस एज की, ठीक है, लोगों को। ठीक है, कि जो भी चर्च कह रहा है उसके आगे वो क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। तो उसके खिलाफ जो लॉर्डर मूवमेंट थी वो स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो उसके जो रॉन्ग बिलीफ थे वो भी इन लोगों को मानना पड़ते थे। तो ये जो जॉन वैक्लिफ है इसने इसके मूवमेंट में बहुत ही अहम किरदार अदा किया। ठीक है, तो कहते हैं सो इन लॉर्डर मूवमेंट ऑल दीज काइंड ऑफ रॉन्ग बिलीफ वार रिजेक्टेड। जॉन विक्लिफ वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर इन दिस मूवमेंट। कि जॉन विक्लिफ जो था बहुत ही अहम फिगर था इस मूवमेंट में। ठीक है, कि ये जो चर्च के जो रॉन्ग बिलीफ हैं जो लोगों को टीच किए जाते हैं, जो लोगों को सिखाए जाते हैं, ठीक है, तो उसको ये लोगों ने उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एट दैट टाइम एडवर्ड थर्ड वाज द किंग ऑफ ब्रिटेन फ्राम 1327 टू 1377। के 1327 से लेकर 1370 तक एडवर्ड जो है वो उसका किंग रहता है। इट वाज अबाउट 14th सेंचुरी। दिस टाइम वाज अबाउट चासर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि चासर का जो है वो ज़माना आ गया है। बट द बिगिनिंग ऑफ दिस टाइम देयर वर टू मेजर एंड मोस्ट प्रोमिनेंट पोएट्स। कि चासर से पहले जो मोस्ट प्रोमिनेंट जो पोएट्स थे वो एक तो थे जॉन बार्बर, उसके बाद हम देखते हैं कि विलियम लॉन्गलैंड थे। ठीक है, दे बॉर्न बिफोर जोफ्रे चर्चर। ये जोफ्रे चर्चर से पहले ये दोनों जो है वो पैदा होते हैं। अब हम देख रहे हैं विलियम लॉन्गलैंड का जो सबसे अहम जो उनकी जो क्या कहते हैं आपके उनका जो वर्क था, ठीक है, उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी वो थी पियर्स प्लोमैन। ठीक है, इट इज़ एन एलोगोरिकल वर्क। ठीक है, ये एक क्या था, एक एलिगोरिकल वर्क था जो कि विलियम लॉन्गलैंड की तरफ से लिखा गया था, जिसको हम कहते हैं पियर्स प्लोमैन। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जोफ्रे चर्चर पर्ल पोएट की जो है वो स्टार्ट द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ पर्ल पोएट इज़ सर गोवन एंड द ग्रेट नाइट। ठीक है, कि इसका जो
पर्ल पोएट का जो सबसे अहम वर्क था वो सर गोवन एंड द ग्रेट नाइट था। उसके बाद हम देखते हैं कि जोफ्रे चार्सर फेमस वर्क वाज कैंटरबरी टेल्स के चार्सर की जो सबसे बड़ी जो थी कंट्रीब्यूशन वो थी उनकी कैंटरबरी टेल। तो वो कहता है इट इज़ अनफिनिश्ड वर्क, इट स्टार्टेड वेरी लेट बाय चार्सर, कि ये एक अनफिनिश्ड वर्क था जो कि चार्सर ने किया था, लेकिन इसको लिखने के लिए चार्सर ने बहुत ही लेट इन चीज़ों को शुरू किया था, इसको स्टार्ट किया था। ठीक है। चार्सर वाज मोर फेमस बिकॉज ही वाज आल्सो अटैच विद पब्लिक लाइफ। कहता है कि जो चार्सर था वो बहुत ज़्यादा फेमस था क्योंकि वो जो पब्लिक लाइफ थी, जो मतलब कि जो आवाम थी, जो पब्लिक थी, उनकी जो ज़िंदगी थी उनके साथ ये बहुत ज़्यादा अटैच था। ठीक है। अगर ये उन लोगों के साथ अटैच ना होता, पब्लिक लाइफ के साथ अगर ये अटैच ना होता, तो ऐसा हम सोच सकते हैं कि हम उसको इतना ज़्यादा उसको जान ना पाते, ना ही वो इस दुनिया को जान पाता। ठीक है। कहते हैं बिफोर हिज बर्थ 100 ईयर वार हैड बिगन इन 1338, कि जब उसकी जो बर्थ होने से पहले 1338 में क्या होता है कि 100 ईयर वार जब वो स्टार्ट हो जाती है। दिस वार वाज स्टार्टेड विद फ्रांस, चार्ल्स आल्सो पार्टिसिपेट इन दिस वार। ठीक है। कि क्या होता है कि जो ये जो वार थी वो किसके साथ स्टार्ट होती है, फ्रांस के साथ ही। ठीक है। तो चार्सर जो है वो भी इस जो वार थी, ठीक है, 100 ईयर वार, उसमें ये पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। तो अब जब ये उसमें पार्टिसिपेट करता है तो हम देखते हैं कि ही एंटर द कोर्ट ऑफ काउंटेस एलिजाबेथ एज ए सर्वेंट, के जो एलिजाबेथ का जो कोर्ट था उसमें ये एज ए सर्वेंट के तौर पर ये एंटर होता है। देन ही बिकेम द फेवरेट ऑफ एडवर्ड थर्ड, कि जो एडवर्ड थर्ड होता है जो किंग था उसका ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास बंदा बन जाता है, उसका ये फेवरेट बन जाता है। तो जिसको जब ये 100 ईयर वार में ये हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है, तो वो क्या करता है, ही क्वाइटेड हिम बाय पेइंग सो मैनी मनी। ठीक है। तो ये उसको जब उसको छुड़वाता है एडवर्ड थर्ड, तो बहुत सारे पैसे माल दौलत दे के उसको ये जो है ना उससे रहाई दिलवाता है। ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि ही आल्सो सेंट हिम टू ऑन जर्नी एंड इट वाज द बेसिक रीज़न दैट ही लर्न सो मच अबाउट हर, कि अब वो एडवर्ड जो है थर्ड है, जब ये चार्सर उनका जो ख़ास आदमी जब ये बन जाता है तो ये उनको जर्नी पे भेजना शुरू कर दिया, एडवर्ड थर्ड जो किंग था। ठीक है। तो जब ये जर्नीज़ पे जाते थे तो इनको दुनिया के बारे में जानने का बहुत ज़्यादा ही इनको फिर मौका मिल जाता है। तो ये फिर क्या करते हैं कि जब ये पब्लिक लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं तो फिर ये लिखना शुरू कर दें। तो इसमें हम देखते हैं हिज मेजर वर्क वाज दी बुक ऑफ द डचेज इन 1369। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि 1369 में ये अपनी बहुत फेमस जो वर्क था इनका, द बुक ऑफ डचेज, वो ये लिखते हैं। ही डाइड इन 1400, अब इनकी जो वफात होती है चार्सर की वो होती है 1400 में। हिज वर्क कॉपीड ऑफ हिज डेथ, दैट इज़ वाई दिस एज वाज कॉल्ड द बैन एज, कि जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनका बहुत सारा जो काम था उसको कॉपी किया जाता था। ठीक है। तो इनकी मरने के बाद जो एज थी उसको हम कहते हैं बैन एज, बंजर जो एज थी। ठीक है। मतलब बंजर पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कोई भी इतना प्रोमिनेंट राइटर जो है वो सामने नहीं आता। तो ये जो राइटर जो उनका फेमस हुआ करते थे उनकी मौत के बाद, तो वो क्या करते थे कि बेसिकली उनकी ही जो राइटिंग थी उसको ये कॉपी किया करना शुरू कर दिया था। ठीक है। क्योंकि ऐसा तो राइटर कोई आया नहीं था कि जो अपनी तरफ से कोई ख़ास या कुछ अच्छा लिख सके। तो उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने इनको ही कॉपी करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इस एज को बैन एज कहा जाता है। ठीक है। कि उसमें जो क्रिएटिविटी थी वो बिल्कुल ही लास्ट हो चुकी थी, वो बिल्कुल ही गुम हो चुकी, वो खो चुकी थी। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि विलियम कैक्सटन इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग प्रेस, कि विलियम कैक्सटन जो है वो प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस करवाता है। कब? इन 1476 विलियम कैक्सटन प्रिंटेड चार्सर वर्क। ठीक है। अब यह क्या करता है कि चार्सर का जो वर्क होता है उसको ये प्रिंट करता है, लेकिन जब ये चार्सर का वर्क प्रिंट करता है तो उसमें बहुत सारी इसमें मिस्टेक्स होती हैं, बहुत सारी अगलात होते हैं, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। इसलिए गलतियाँ होती हैं कि क्योंकि उनकी प्रोडक्शन के लिए वहाँ पे कोई प्रोमिनेंट राइटर तो था नहीं। ठीक है। उनसे अच्छा तो कोई था नहीं। ठीक है। तो ये जब प्रिंटिंग करता है, जब उनकी जो राइटिंग है उनको जब ये प्रिंट करता है तो उसमें बहुत सारी जो है आती हैं, बहुत सारी गलतियाँ सामने आती हैं। ठीक है। अब क्या कहते हैं कि चार्सर हैज़ सीन 3 किंग्स इन हिज लाइफ टाइम, कि अब चार्सर क्या कहता है कि चार्सर ने अपनी ज़िंदगी में 3 जो है वो किंग देखते हैं। एक तो एडवर्ड थर्ड था जिसका ये बहुत ही ख़ास आदमी था, जिसका ये का ये फेवरेट था। ठीक है। उसके बाद रिचर्ड सेकंड आता है, उसके बाद हेनरी फोर्थ। ठीक है। इनका ये जो किंग थे इनके दौर में वो ज़िंदा रहता है। ठीक है। अपनी ज़िंदगी में इन तीनों को देखते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं वार ऑफ रोजेज स्टार्टेड इन 1455 एंड एंडेड इन 1486, कि वार ऑफ रोजेज जो है वो 1455 में स्टार्ट होती है और 1486 में ये ख़त्म होती है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इन 1485 बैटल्स ऑफ बॉस्वर्थ
वाज स्टार्टेड, बैटल ऑफ वॉर्सवर्थ जो होती है वो भी स्टार्ट हो जाती है, वो 1485 में होती है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हेनरी सेवन्थ जो होता है उसका दौरा आ जाता है, जो कि 1485 टू 1509 तक जारी रहता है। ठीक है, हेनरी सेवन्थ का जो रीन थी वो कब तक रहती है, 1485 टू 1509। ठीक है, इसका ये दौरा। उसके बाद हेनरी एट्थ आता है। ठीक है, 8वां हेनरी किंग आता है, जो कि रहता है 1509 टू 1547 तक। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि 1509 से लेके 1547 तक फिर हेनरी एट्थ का रहता है। कहते हैं एट दिस टाइम सर थॉमस मोरे रोट हिज फेमस वर्क यूटोपिया, कि इसी दौरान जो है जो थॉमस मोर है वो अपना एक ही बहुत ही मशहूर जो वर्क है वो यूटोपिया लिखते हैं। ठीक है, कहते हैं कि फर्स्ट इट वाज इन लैटिन बट ट्रांसलेटेड इट इन इंग्लिश। ठीक है, कहते हैं कि पहले ये लैटिन में था लेकिन बाद में इसको इन लोगों ने ट्रांसलेट किया किसमें, इंग्लिश में। इट वाज पब्लिश इन बोथ लैंग्वेज, के इसका अब ये जो पब्लिश होता है तो ये पब्लिश भी दोनों ही लैंग्वेज में होता है, लैटिन में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, तो इन दिस पीरियड मिडल प्लेज आल्सो स्टार्टर, मतलब थिएटर आल्सो स्टार्टर, के जो मिडल पीरियड का जो थिएटर था, जो प्लेस थे वो भी स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, जिसमें हमने पहले भी डिस्कस किया कि मिस्ट्री प्लेस थे। ठीक है, उसके बाद मोरालिटी प्लेस वर वेरी पॉपुलर, कि इसमें जो मिस्ट्री और मोरालिटी प्लेस थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। लेकिन इनकी कोई एक और किस्म थी, देयर वाज अनदर टाइप ऑफ प्ले डैट के ममर्स प्लेस। ठीक है, कि प्लेस की एक और किस्म थी जो कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इस पीरियड में, वो थी ममर्स प्लेस। ठीक है, दिस वाज पॉक प्लेस दैट, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि जिसमें डांस हुआ करता था। ठीक है, ऐसे प्ले थे जिसमें ये लोग डांस करते थे और अपने जो चेहरे थे, अपने जो फेस थे वहाँ पर ये मास्क पहना करते थे। ठीक है, उसके बाद ये जो स्टोरी थी वो इसमें इन प्लेज में बताई जाती थी। और स्टोरी किस तरह की बताई जाती थी इन प्लेज में, जैसे रॉबिन हुड की स्टोरी थी, सेंट जॉर्ज की थी, और ड्रैगन्स की जो स्टोरी थी वो ममर्स प्ले जो थे इस किस्म के जो प्लेस थे उनमें ये बताई जाती थी। ठीक है, कहते हैं दिस प्लेस वर परफॉर्म्ड बाय मूविंग ऑल अराउंड द टाउन, कि ये जो प्लेस थे वो सारे के सारे जो टाउन होता था वहाँ पे ये मूव करके, वहाँ पे ये घूम फिर के ये इसको परफॉर्म किया करते थे। ठीक है, कहता है इन मिस्ट्री एंड मोरालिटी प्लेस देयर वर बाइबल स्टोरीज। ठीक है, कहता है कि जो मिस्ट्री और मोरालिटी प्लेस होते हैं वहाँ पर जो बाइबल की स्टोरीज थी उन्हीं को ही ये लोग परफॉर्म किया करते थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी कहते हैं यॉर्क साइकिल, इट वाज यॉर्क मिस्ट्री प्लेस। ठीक है, कि यॉर्क मिस्ट्री प्लेस वो ये जो है प्ले किया करते थे। दिस टाइप ऑफ प्ले वाज परफॉर्म्ड इन सिटी ऑफ यॉर्क। ठीक है, कि जो यॉर्क का जो सिटी था जिसमें ये लोग इसको परफॉर्म किया करते थे, तो उसको ये जो है ना ये यॉर्क साइकिल कहते थे, ये यॉर्क प्ले करते थे। ठीक है, तो कहते हैं देयर वर 3 सर्विंग मिस्ट्री प्लेज, जिसको ये कहते हैं ऑर्डिनेलिया या एवरी मैन आप कह सकते हैं, ऑर्डिनेलिया भी कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि देयर वाज अनदर टाइप ऑफ ड्रामा दैट इज़ इंटरलूड्स। ठीक है, कि एक और किस्म का ड्रामा था जो लोग ये पेश किया करते थे जिसको इंटरलूड्स कहा जाता है। इंटरलूड्स किसको कहते हैं, कहते हैं दीज वर परफॉर्म्ड इन ग्रेट हाउसेज एंड कोर्ट्स, कि ये इंटरलूड जो ड्रामे थे ये नई किस्म थी एक, तो इसको ये बड़े बड़े घरों में और उसके बाद कोर्ट्स में जाके ये लोग जो है उसको परफॉर्म किया करते थे। ठीक है, तो जॉन हेवुड वाज द फेमस राइटर ऑफ इंटरलूड। ठीक है, तो ये इस किस्म के जो ड्रामे थे जिनको इंटरलूड कहते हैं, तो जॉन हीवुड जो था इसका बहुत ही फेमस राइटर था। ठीक है, कहते हैं हेनरी एट्थ वांटेड टू कंट्रोल चर्च, जो हेनरी एट्थ था, ठीक है, वो उसको जो चर्च था उसको कंट्रोल करना चाहता था। ठीक है, क्योंकि ये जो मिडिल इंग्लिश पीरियड था या आप ये कह सकते हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड था, यहाँ पे जो चर्च था या क्लर्जी थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। तो ये जो हेनरी एट्थ था इसको कंट्रोल करना चाहता था। ठीक है, तो जो एडवर्ड थर्ड थे वो भी इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन उनको क्या कर दिया, उनको मार दिया गया। ठीक है, उनको मर्डर कर दिया गया। ठीक है, तो अब भी हम देखते हैं कि वो कहता है कि न्यू मोनार्क वार एडवर्ड एंड मोरे एंड मैरी, आफ्टर दैम क्वीन एलिजाबेथ बिकेम द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, मतलब कि पहले उसके बाद इन न्यू मोनार्क जो आती है, जो एडवर्ड आती है या मैरी आते हैं, उसके बाद फिर आती है क्वीन एलिजाबेथ, जो कि इसकी इंग्लैंड की जो है वो क्वीन बनती है इन 1558। ठीक है, कहता है बिफोर 1 ईयर ऑफ बिकमिंग क्वीन देयर वाज अ फेमस बुक वाज पब्लिश दैट वाज टोटल मिसलैनिटी इन 1557, के जब ये क्वीन एलिजाबेथ क्वीन बनती है इंग्लैंड की, तो उस क्वीन बनने से 1 साल पहले एक बहुत ही जो मशहूर बुक है जिसको हम कहते हैं कि टोटल मिसलैनिटी, वो 1557 को ये क्या होती है, इसको पब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो इट वाज द फर्स्ट पोएम बुक दैट वाज पब्लिश, कि ये पहली
पोइम बुक थी जिसको पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो इससे आगे जो अगला जो फेज़ है वो स्टार्ट हो जाता है इसका रेनेसां का, आप ये कहते हैं एलिज़ाबेथन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक हम एंड करते हैं। तो हम अगली नई वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह जो है नया जो एज है उसको हम डिस्कस करेंगे। चौसर की एज आती है, उसको हम थोड़ा अभी हम लोगों ने ब्रीफली इसको डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको थोड़ा सा इंशाल्लाह एक्सप्लेनेटरी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके जो सैलिएंट फीचर हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। रेनेसां या एलिज़ाबेथन एज है उसको भी हम इंशाल्लाह जो है ना एक्सप्लेनेटरी के साथ डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी ऑल। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।